हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है और कभी कभी थ्योरी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से करके भी आओगे। ठीक है, डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीशिएशन होता है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ एसेट्स की ज़रूरत होती है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है। और मैं जब ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ तो मुझे भी कुछ एसेट्स की ज़रूरत हुई, जैसे मेरे लैपटॉप है, पेन टैब है ना, माइक है, मेरी बुक्स हैं। ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट्स हैं। जैसे मैंने आज अपना पेन टैब खरीदा 5000 रुपीज़ का, और क्या वो 2 साल बाद 5000 रुपीज़ का ही रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसकी वैल्यू क्या है? मेरी कम हो जाएगी। जैसे इस हो सकता है 2000 ही रह जाए, शायद हो सकता है 3000 रह जाए। तो जो वैल्यू में कमी आई मेरे एसेट्स के, तो वही क्या बोलते हैं उसको? डेप्रीशिएशन। ठीक है, यानी एसेट्स में जो रिडक्शन हो जाता है, यानी एसेट्स के वैल्यू में जो कमी होती है, वो क्या होती है? डेप्रीशिएशन। ठीक है, और आप कहोगे क्या सब में डेप्रीशिएशन होता है? लैंड में तो नहीं होता है, गोल्ड में तो नहीं होता है, इनकी तो वैल्यू बढ़ती है, ये भी एसेट्स हैं। हाँ, इनकी वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू किसकी घटती है और कौन से एसेट्स की कम होती है? जहाँ हमारी डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा होती है, वहाँ वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जहाँ डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वैल्यू बढ़ती। ठीक है, जैसे हमारे डिमांड लैंड की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी क्या है? सप्लाई कम हो पाती है ना। गोल्ड की भी हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इनकी वैल्यू क्या है? बढ़ जाती है, अप्रिशिएट हो जाती है। ठीक, और जैसे कि हमारे लिए फर्नीचर है, मशीनरी है, ये क्या है? इनकी डिमांड तो क्या रहती है? कम रहती है, और सप्लाई ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इनकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, वैल्यू और किस कारण से कम होती है? वियर एंड टीयर है, यानी यूज़ करके उसकी वैल्यू क्या है? कम हो जाती है। जैसे मेरा पेन टैब है, आज नया है तो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ उसको, डेली यूज़ किए जा रही हूँ, तो क्या वो इसी तरह से प्रॉपर वर्क करेगा? नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वियर एंड टीयर। ठीक है, पासेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है एसेट्स की। और होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? यानी कि जब मेरी एसेट पुरानी हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। जब कोई मार्केट में अभी मेरा जैसा पेन टैब है, उससे बहुत अच्छा भी आ सकता है, उसमें और फीचर्स भी आ जाएंगे, तो मेरा पेन टैब क्या है? पुराना हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो जो नया फीचर आ जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। ये होता है ऑब्सोलेंस, यानी कि वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, इन कारणों से असेट्स की वैल्यू कम होती है। ठीक, अब असेट्स भी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है टेंजिबल, और एक होती है इंटेंजिबल या नॉन टेंजिबल। ठीक है, और थर्ड होती है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स कौन से? जो कूड़े वाली होती हैं, यानी कि जिसमें असेट्स में से वेस्टेज निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोयला, मिनरल्स, ऑयल, वेल्स। ठीक है, वेस्टिंग असेट्स। अब किस पर डेप्रिसिएशन लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल असेट्स पे। टेंजिबल असेट्स पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल पर क्या लगता है? अमोर्टाइजेशन। इसको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे थ्योरी के साथ। अमोर्टाइजेशन। ठीक है,
वेस्टिंग एसेट्स में क्या लगता है? डेप्लीशन। क्या लगता है? डेप्लीशन। और डेप्रीशिएशन कितने टाइप्स के लगते हैं? वैसे तो होते हैं डेप्रीशिएशन 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स के हैं। एक है रिटन डाउन वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में WDV बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेट मेथड। ठीक है, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू, नेक्स्ट होता है स्टेट मेथड। ये दो आपके सिलेबस में है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं रिटन डाउन वैल्यू से। ठीक है, लेकिन हम करेंगे स्टेट मेथड को भी करेंगे, जिससे दोनों ही हमें समझ में आ जाए और जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत हम उसको कर सकें। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं कि ये डेप्रीशिएशन कैसे लगता है क्वेश्चन में, कैसे हम सॉल्व करते हैं, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये डेप्लीशन क्या होता है, किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि डेफिनेशन अभी मैंने बताई दी है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। ठीक है, यानी असेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज में होती है, यानी कि रिडक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वैल्यू कम होती जाती है। इट्स एन अकाउंटिंग मेथड दैट हेल्प्स बिजनेस एक्यूरेटली रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वैल्यू ऑफ असेट्स। जिससे क्या होता है? बिजनेस की एक्यूरेट रिपोर्ट हमें पता चल जाती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और असेट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फीचर्स क्या क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? फर्स्ट है इट इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स का समय के साथ वैल्यू का कम हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल पहले एक बाइक खरीदी, क्या 2 साल बाद अब उसकी वैल्यू वही है? नहीं, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम हो गई होगी। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू एक्सक्लूशन ऑफ टाइम यूजेज और ऑब्सोलेंस। अभी मैंने बताया था जैसे कि समय के साथ साथ या पुराना हो जाना चीज़ों का, उसमें भी क्या होती है? असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू, वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस फर्म्स बाय अ मशीन। एक बिजनेस है जिसने मशीन खरीदी है 1,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, ऑन अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन बाय की है। इन द ईयर 2017 अ न्यू वर्जन ऑफ द मशीन अराइव्स इन द मार्केट। 2017 में मशीन का जो नया वर्जन आया था, तो एज अ रिजल्ट द मशीन बॉट बाय द बिजनेस फर्म बिकम्स आउटडेटेड। लेकिन जो आज ईयर 2024 है, तो वो क्या हुआ? उसकी वैल्यू कम हो गई मशीन की, आउटडेटेड हो गई वो मशीन, तो उसकी वैल्यू क्या? कम हो गई समय के साथ। द रिजल्टेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज कॉज्ड बाई ऑब्सोलेंस। ठीक है, पुरानी पड़ गई, अब उसकी वैल्यू कम हो गई। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। It is an expired cost and hence must be deducted before calculating taxable profits. For example, if profit before depreciation, ये depreciation से पहले का profit and tax 50,000 रुपीज़ है and depreciation है 10,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी, कैसे करेंगे सर इसको? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स कितना है? 50,000 और डेप्रीशिएशन हमारा कितना है? 10,000। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, 10,000 डेप्रीशिएशन का माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसिव। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, यानी कि हमें हर साल देना नहीं होता है कैश इसको। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनक्योर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? इसके कैपिटल को राइट ऑफ कर दिया जाता है, इसके प्रोसेस को राइट ऑफ करा जाता है हर साल।
अपने असेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करते जाते हैं हम लोग, ठीक है, यानी वैल्यू हम कम करते चले जाते हैं। डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स, ये होता है कि डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको, असेट्स 3 टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल असेट्स, नॉन टेंजिबल असेट्स एंड वेस्टेज असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स में बताया था डेप्रिसिएशन लगता है, एंड नॉन टेंजिबल में लगता है अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग असेट्स में लगता है डेप्लीशन। ठीक है, डेप्लीशन होता क्या है? तो डेप्लीशन का मतलब है किसी नेचुरल रिसोर्स या असेट्स को धीरे धीरे कम होना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना। जब हम उसका यूज़ करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लगता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि ऑयल है, गैस है, कॉयल है, मिनरल्स हैं, टिम्बर है, ठीक है। इनका जो यूज़ होता है तो फाइनेंशियल टर्म में डेप्लीशन एक अकाउंटिंग मेथड है जो दिखाता है कि नेचुरल रिसोर्स का वैल्यू कैसे कम होता है जब उन्हें एक्सट्रैक्ट या कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपनी के पास एक कॉयल माइन है, ठीक, उसमें 10 लाख टन कॉयल है। कंपनी हर साल 1 लाख टन कॉयल निकालती है। तो अब उसके मतलब उस साल के डेप्लीशन को, एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये है डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द परचेज प्राइस, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सारी कॉस्टेज हमने मिला ली हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ माइन कितना है? 50 लाख टन, ठीक है, 50 लाख डॉलर है। एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी कितनी ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, टोटल कॉस्ट कॉयल रिजर्व्स करता है 10 लाख टन। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसकी रेट को? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डेप्रीशिएशन रेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो डेप्रीशिएशन रेट कितनी थी? 50 लाख डॉलर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 10 लाख टन्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारा क्या आ गया? $5 पर टन। कितना आ गया? $5 पर टन। तो कैलकुलेशन दी डेप्लीशन एक्सपेंस फॉर द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड। तो डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? डेप्लीशन रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड। तो डेप्लीशिएशन एक्सपेंसेस कैसे निकालें? डेप्लीशन रेट है $5 जो कि अभी हमने निकाली थी डेप्लीशन रेट, ठीक है, इनटू क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड। क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड कितना है? 1 लाख टन्स, ठीक है। तो कितना हुआ? $5 लाख। तो इसका मतलब है कि उस साल के लिए कंपनी अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए का डेप्लीशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, जो कि बताएगा नेचुरल रिसोर्स का वैल्यू कितना कम हो गया है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब है किसी इंटेंजिबल असेट्स जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, इनके कॉस्ट का धीरे धीरे उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान एलोकेट करना या फिर लोन का रीपेमेंट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में करना, ठीक है। ये 2 कॉन्टेक्स्ट में होता है। फर्स्ट है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग मेथड, ये भी एक अकाउंटिंग मेथड है टू अलोकेट द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स और गुडविल ओवर देयर यूजफुल लाइफ, ठीक है। सेकेंड है लोन्स। इन फाइनेंस अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग अ लोन इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओवर टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी बाइज अ पेटेंट। सपोज एक कंपनी ने पेटेंट खरीदा फॉर 10 लाख रुपीज़ का विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। उसने कितने यूजफुल लाइफ के लिए, यानी 10 ईयर्स के लिए खरीदा। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस पर ईयर कितना रहेगा? तो कैसे हम निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ पेटेंट, जितनी भी पेटेंट की कॉस्ट रहेगी, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, जितना उसकी लाइफ है, ठीक। तो यानी कॉस्ट कितनी थी पेटेंट की? 10 लाख रुपीज़, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितना है? 10, ठीक, 10 ईयर्स। तो फिर डिवाइड जब करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए पर ईयर। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो
ईच ईयर 1 लाख रुपीज़ विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। तो हम हर साल कितना रुपये रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस के तौर पे, रिड्यूसिंग द बुक वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो पेटेंट की बुक वैल्यू है उसमें से हर साल अपने 1 लाख रुपीज़ माइनस करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।